चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन से, जहाँ तक पिछले थे वहाँ से आगे। तो यहाँ पिछले सेशन में हम लोग जो है चोला के इस मैप तक आए थे। चोल शासन जो है, चोल डायनेस्टी का जो यहाँ फिगर हम लोग उसका डिस्कस कर रहे थे, तो उसका आगे हम लोग पढ़ते हैं। द सक्सेसर्स ऑफ विजयालय conquered neighboring regions and the kingdom grew in size and power। विजयालय के जो सक्सेसर्स हैं, मतलब उसके जो संतति थे, है ना, उसके उत्तराधिकारी जो थे, उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया, अपने आस पड़ोस के क्षेत्रों को। एंड द किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर, और उसका साम्राज्य जो है, यानी चोल साम्राज्य जो है, उसका आकार और उसकी शक्ति दोनों जो है काफ़ी बढ़ गई। The Pandyan and the Pallava territories to the south and north were made part of this kingdom। और जो पांड्यन और पल्लवास जो थे, पांड्यन और पल्लव जो साम्राज्य थे, जो कि उससे दक्षिण में थे, है ना, इसके चोलाज के भी दक्षिण में थे और उत्तर में, एक उत्तर में था, पल्लव उसके उत्तर में था और पांडे जो है उसके दक्षिण में था। वेयर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम, वो जो है उनको जीत करके इन्हीं का साम्राज्य का एक अंश बना लिया गया, है ना। इसीलिए आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि चोल साम्राज्य का जो जितने दूर तक सीमा दिखाई जा रही है, उसके अंदर ही आपको पांड्य और आपका पल्लव जो है उसके भी साम्राज्यों को दिखाया जा रहा, मतलब उनको भी वो जीत लिए थे उन्होंने। और किन किन राजाओं ने ऐसा महान काम किन लोगों ने किया था, किन राजाओं ने, तो उनमें मुख्य थे आपके राजराज प्रथम, है ना, राजराज फर्स्ट, हाँ, नहीं, यही तो पढ़ने के लिए बता रहे हैं, तो जैसे पढ़ने के लिए बता रहे हैं वैसे ही होगा ना नाम उसका। राजराज वन कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोल रूलर। राजराज प्रथम जो थे वो सबसे शक्तिशाली चोल शासक के रूप में जाने जाते हैं। एंड बिकेम किंग इन 1985। वो कब उन्होंने सिंहासन जो है उसमें बैठे, कब, 985 में। एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज, उन्होंने इन क्षेत्रों में अपना विस्तार किया। ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, उन्होंने रीऑर्गेनाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, उन्होंने अपने साम्राज्य को, अपने जो शासन व्यवस्था को, उसको रीऑर्गेनाइज्ड भी किया, मतलब फिर से उसका व्यवस्थित किया, पुनर्व्यवस्थित किया, है ना। यानी कि जो भी पद जरूरी थे उसको तो उन्होंने क्या किया, अपने शासन व्यवस्था को जो है पुनर्व्यवस्थित किया, है ना, मतलब उसका जो संरचना को जो है उसका निर्माण जो है फिर से किया, और पदों को जो है फिर से व्यवस्थित किया, है ना। जैसे कहने का मतलब है कि पहले जो मंत्री वगैरह थे, है ना, तो हो सकता है मंत्री के पदों को बढ़ाया गया होगा, या मंत्री जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे उनको, उनकी जगह पे किसी दूसरे को मंत्री बनाया होगा, कोई मंत्री, है ना, इस प्रकार से रीऑर्गेनाइज किया। राजराज सन राजेंद्र फर्स्ट, और राजराज के पुत्र जो थे, राजेंद्र प्रथम जो थे, continued his policies and even invaded the गंगा वैली। राजेंद्र प्रथम तो उससे भी आगे निकल गए, और उन्होंने मतलब साम्राज्य विस्तार के लिए कहाँ तक काम किया, गंगा की घाटी तक उन्होंने आक्रमण किया, मतलब उत्तर भारत में प्रवेश कर गए वो, ठीक है। हाँ, तो राजेंद्र प्रथम जो है राजराज के जो पुत्र थे राजेंद्र प्रथम,
वो गंगा की घाटी तक पहुंच गए साम्राज्य विस्तार के क्रम में, है ना। और कहाँ कहाँ गए वो, श्रीलंका भी चले गए, एंड कंट्रीज़ ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, और वो साउथ ईस्ट एशिया के जो जावा सुमात्रा है वहाँ तक पहुँच गए साम्राज्य विस्तार के लिए, ठीक है। मतलब वहाँ तक उन्होंने आक्रमण किया राजेंद्र प्रथम ने। हाँ, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, यही 3 पर अधिकतर वहीं तक गया था भारतीय साम्राज्य। तो डेवलपिंग ए नेवी फॉर दीज एक्सपीडिशंस, और इन यात्राओं के लिए उन्होंने एक नेवी का भी, मतलब जल सेना का भी गठन कर लिया था, है ना, राजेंद्र प्रथम ने। स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, है ना, शानदार मंदिर और कांस्य जो है इस, हाँ हाँ मूर्ति कला, कांस्य मूर्ति कला, ठीक ना। तो उसका काल, इस समय में क्या क्या उन्होंने इस क्षेत्र में किया। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगई कोंडचोलपुरम, है ना। तो जो बड़े बड़े मंदिर थे तंजावुर के और गंगई कोंडचोलपुरम के, है ना, तो बिल्ड बाय राजराज एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्बल्स, जो है ना, राजराज और राजेंद्र के द्वारा बनाए गए, और ये जो है स्थापत्य कला, है ना, का या और मूर्ति कला के जो हैं ये शानदार नमूने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गंगई कोंडचोलपुरम, इसका नाम रखने का क्या तात्पर्य, यहाँ गंगा शब्द आ रहा है ना, हाँ, क्यों आ रहा होगा अंदाज कर लीजिए। चलिए आगे है, उसके बाद ये मंदिर यहाँ पे देख लीजिए। तुक्का भी तुम इतना फालतू लगा दिया ना कि और उसको बोलना बेकार हो जाएगा। काहे कि तुम जब इतना तुम सेंस से नहीं बोल रहा है, साउथ में मंदिर बना है, वहाँ गंगा कहाँ से बह जाएगा। तो बेकार देने का मतलब हुआ कि उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसको बताना ठीक नहीं रहेगा ना। अच्छा ठीक है, अगला में देखते हैं। ऐसा बेतुका जवाब देता है कि कोई जवाब ही नहीं है उसका। अच्छा चलो, इसका यहाँ पर मंदिर तो देख लो, मंदिर तो देखो, उसका डिज़ाइन का स्टाइल देख लो, क्या डिज़ाइन है ये। अब इसको देख करके बताओ, कुछ तुमको दुनिया का कोई स्कल्पचर इससे मैच खाता है इसी के जैसा? अब दिमाग लगा के बताओ। साउथ को छोड़ के दुनिया का बोल रहे हैं हम, दुनिया का। अच्छा, तो भारत छोड़ करके और किसका स्कल्पचर के बारे में जानते हैं, बोलिए। चोल टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड देम, ठीक है ना। चोल टेम्पल्स जो है वो अक्सर जो है मतलब केंद्र होते थे संस्कृति या विभिन्न प्रकार के जो संरचनात्मक विकास होता था साम्राज्य में, यानी कुछ भी निर्माण कार्य अगर होता था, जैसे बाजार बनना है, शहर बनना है ना, तो इस तरह के जो निर्माण कार्य होते थे वो अक्सर इन मंदिरों के ही मतलब को ही केंद्र रख करके उनका निर्माण वगैरह हुआ करता था। जैसे कोई बहुत बड़े मंदिर बनाया गया कहीं पे, तो उसी मंदिर के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा शहर भी बस गया, है ना। दीज वेयर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, और ये जो है किसके केंद्र बन गए, ये हस्तकला और मूर्ति कला या मूर्ति शिल्प या हस्तशिल्प के जो केंद्र बन गए, ठीक है ना। यानी यहाँ पे क्राफ्ट जो थे, मतलब विभिन्न प्रकार के मूर्ति या वस्तु, उनका निर्माण इनके आसपास होने लगा, और कारीगरों का यहाँ पर मतलब जमावड़ा होने लगा मंदिरों के आसपास। टेम्पल्स वेयर ऑल्सो एंडोड विथ लैंड बाय
रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। और मंदिर जो होते थे, केवल मंदिर ही नहीं बनता था, मंदिर के आसपास का जो ज़मीन है वो ज़मीन भी उसके साथ मंदिर को ही दान दे दिया जाता था। यानी मंदिर, अगर किसी पुजारी, मुख्य पुजारी को अगर बोला जाता था कि आप इस मंदिर को संभालेंगे, तो उसके आसपास का बहुत बड़ा क्षेत्र भी, ज़मीन भी उसको दान में दे दिया जाता था कि ये मंदिर का ही क्षेत्र है। The produce of this land went into maintaining all the specialties who worked at the temple and very often lived near it, है ना। और इस जो इतने बड़े ज़मीन, बहुत बड़ा ज़्यादा ज़मीन दे दिया जाता था मंदिर को, तो उस ज़मीन के से जो भी कुछ उपज होता था, है ना, उस उपज का उपयोग जो है वो इसी मंदिर के विशेष कार्यों की आपूर्ति के लिए या विशेष कार्यों को संभालने के लिए उस ज़मीन से जितने भी उत्पादन होते थे उसको मंदिर को जो संभालते थे उनको दे दिया जाता था, है ना। और उनसे उनका मेंटेनेंस किया जाता था, है ना, भरण पोषण किया जाता था। किनका? जो मंदिर के पास या मंदिर में रहते थे। कौन कौन? जैसे प्रीस्ट रहते थे, गार्लैंड मेकर्स रहते थे, है ना, मतलब पुजारी थे, माला बनाने वाले, मतलब फूल माला बनाने वाले, कुक्स मतलब ये पकाने वाले, हाँ, स्वीपर्स मतलब साफ़ सफाई करने वाले, म्यूजिशियंस, डांसर्स एट्सेट्रा, है ना। यानी एक तरह से इनका एक बहुत बड़ा एक कुनबा जो है वो मंदिर के इर्द गिर्द विकसित होने लगता था, है ना। क्योंकि मंदिर में फूल चाहिए, तो मंदिर में प्रसाद वितरण होगा, तो उसके लिए क्या चाहिए? हाँ, कुक चाहिए, है ना, रसोइया चाहिए। और मंदिर को साफ़ सुथरा रखने के लिए अब उतना बड़ा मंदिर है, उतना बड़ा प्रांगण है उसका, है ना, कई 100 एकड़ का ज़मीन होता था, तो उसको साफ़ सुथरा रखने के लिए भी तो बहुत सारे लोग चाहिए। जैसे हम लोग जो गए थे वहाँ पे, उस डैम के पास जो गए थे ना, तो वहाँ पे उसके अंदर जो हम लोग घूम रहे थे, तो कितने लोग काम कर रहे थे वहाँ पे, देखे थे कि नहीं? तो इसलिए उसका उपयोग होता था। इन अदर वर्ड्स, टेम्पल्स वेयर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। और दूसरे शब्दों में कहें तो ये मंदिर जो हैं केवल पूजा के स्थान नहीं होते थे, दे वेयर द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी हुआ करते थे। यानी एक मंदिर बना दिया, अब उसके चारों ओर ऑटोमेटिकली आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ने लगा, मतलब लोग दुकान खोलने लगे, अपने अपने सामान बेचने लगे, है ना। और सोशल, सामाजिक, मतलब वहाँ लोग ज़मीन लेकर बसने भी लगे। एंड कल्चरल लाइफ, अब वहाँ की एक संस्कृति विकसित हो गई। कि संस्कृति विकसित होने का मतलब हुआ कि कोई बाहर लोग रहता है, तो अब अगर कोई मंदिर के पास चला गया, तो अब अगर वो मंदिर के पास नहीं रहता होगा, कहीं दूसरे गांव में रहता होगा जब, तो उस समय वो प्रतिदिन पूजा करने की उसकी परंपरा नहीं होगी या संस्कृति उसने नहीं अपनाया होगा। लेकिन जब किसी मंदिर के प्रांगण में या आसपास रहने लगा होगा, तो जब सब कोई जाते हैं मंदिर पूजन करने के लिए, तो उसकी भी एक संस्कृति विकसित हो जाती है ना। जैसे देवघर अगला है। तो इस तरह से ये हो गया। Amongst the crafts associated with temples, और जो मूर्ति कला या जो हस्तशिल्प के जो सामान थे जो कि मंदिर से जुड़े हुए थे, द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। तो मंदिर के आसपास या मंदिर से जुड़े हुए जो हस्तशिल्प के सामान थे, मतलब हाथ से बने हुए, विभिन्न तरह के कारीगर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाया करते थे, है ना। तो जैसे कोई लकड़ी का भगवान की मूर्ति बना रहा है, चंदन की लकड़ी के बना रहा है ना, या पूरे मंदिर को ही उसने चंदन की लकड़ी से बना दिया। इस तरह का हस्तशिल्प। फिर कोई तांबा का की मूर्तियाँ बना रहा है, कोई मिट्टी की मूर्तियाँ बना रहा है। इस प्रकार के हस्तशिल्प विकसित हो जाते हैं, है ना। जैसे हम लोग भी अगर पूरी धाम जाते हैं, तो पूरी धाम से वापस आते समय बाबा उसका जो है, आप लोग जगन्नाथ भगवान का जो है वो मूर्ति हम लोग ले आते हैं, साथ में ले आते हैं ना, मिट्टी की हो या लकड़ी की हो, ले आते हैं। तो
तो इस तरह से उसमें से जो है द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। इनमें से जो ब्रॉन्ज इमेजेस हैं, इन हस्तशिल्प के वस्तुओं में से जो ब्रॉन्ज इमेजेस हैं, मतलब कांसा के जो मूर्तियां हैं, कांस्य मूर्तियां जो हैं, कांसे की मूर्तियां, वो काफ़ी विशेष हुआ करती थी। चोल ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड विशेष, तो इमेजेस आर कंसिडर्ड अमॉन्ग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। चोल काल की जो कांस्य मूर्तियां हैं, कांसे की मूर्तियां हैं, वो दुनिया में सबसे फाइन क्वालिटी की मानी जाती है। वाइल मोस्ट इमेजेस वेयर ऑफ डाइटीज, समटाइम्स इमेजेस वेयर मेड ऑफ डेवोटीज एज वेल। अधिकतर तो जो मूर्तियां होती थी वो देवताओं के ही हुआ करते थे, लेकिन कभी कभार किसी खास, किसी विशेष भक्त की भी मूर्तियां बनाया जा करती थी। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल, आप ये जो मूर्ति बनाया है बगल में आप देख सकते हैं, ये मूर्ति उसी काल की है, चोल काल की है ना। और इसको कैसे बहुत ही बारीकी से सजाया गया है, किस प्रकार के उस समय गहने गहने हुआ करते थे, उस आप अंदाज लगा सकते हैं। और मुकुट जो है उसको देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय किस प्रकार के मुकुट वगैरह पहने जाते होंगे। तो एग्रीकल्चर और इरिगेशन, अब कृषि और सिंचाई की व्यवस्था कैसी थी उस काल में, इस पर हम लोग देखते हैं। मैनी ऑफ द Many of the achievements of the Cholas were made possible through new developments in the agriculture. तो इतने प्रकार के जो अचीवमेंट्स चोल राजाओं ने हासिल किए, उनको जो मिला, तो वो उस कैसे इतनी ख्याति उन्होंने कैसे पाई, इतना दूर आक्रमण किया, इतने बड़े बड़े मंदिर कैसे बनाए, तो वो जो है वो न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर, इसके लिए कृषि का योगदान रहा होगा। क्योंकि उस समय की जो किसी भी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कृषि आधारित ही थी। तो उन्होंने कृषि में भी नए नए प्रयोग किए, है ना। कृषि का विकास खूब उन्होंने नए नए विकास कृषि के क्षेत्र में किए। लुक एट मैप 2 अगेन। आप मैप 2 में फिर से देखने के लिए कहा जा रहा है। नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेज ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो आप वहाँ पे कावेरी नदी को देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने के पहले वो कई छोटे छोटे जल धाराओं में बंट जाती है ना। These channels overflow frequently। और ये जो जलधाराएँ थी, जो नदी की जो शाखाएँ थी, वो ओवरफ्लो हो जाती थी बार बार, अधिकतर समय, अर्थात उनमें बाढ़ आ जाती थी, उनके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थितियाँ हो जाती थी। डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉयल ऑन देयर बैंक्स। और उससे क्या होता था कि वो अपने आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी उपजाऊ मिट्टी जो है वो जमा कर देती थी। Water from the channels also provides the necessary moisture of agriculture। और कृषि के लिए जो आर्द्र व्यवस्था, आर्द्र स्थिति चाहिए, है ना, वो स्थिति भी वो उसका पानी जो है वो पैदा कर देता था। पर्टिकुलरली द कल्टीवेशन ऑफ राइस। और विशेष रूप से जो चावल की खेती के लिए जैसा मिट्टी जैसी रहनी चाहिए और पानी से भरा हुआ रहना चाहिए, वैसी स्थिति वो पैदा कर देता था, है ना। तो इसका मतलब चावल की खेती काफ़ी हुआ करती होगी। Although agriculture had developed earlier in other parts of तमिलनाडु, हालांकि तमिलनाडु के अन्य क्षेत्रों में भी कृषि का विकास काफ़ी हो चुका था पहले भी, तो इट वाज, हाँ, तो चोल के पहले भी तो कोई राज करता होगा ना, तो उस समय भी, कहने का मतलब है कि उस समय भी कोई ना कोई जो है कृषि जो राजा थे, तो उनके समय में भी कृषि व्यवस्था अच्छी ही थी, ऐसी बात नहीं है।
ख़राब थी ऐसी बात नहीं है, अच्छी ही थी। तो इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वॉज ओपन अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। लेकिन फिर भी ये जो कावेरी का क्षेत्र है, ये इधर कृषि जो है उतना नहीं किया जाता था। कहने का मतलब है जो पारंपरिक जो क्षेत्र थे उधर ही कृषि किया जाता था। लेकिन चोल राजाओं ने देखा कि कृषि का जो क्षेत्र है हमें विस्तार करना होगा, तभी हमारा जो राज्य विस्तार है उसका सपना पूरा होगा। इसीलिए उन्होंने कावेरी के इन डेल्टाओं में भी कृषि आरंभ कर दी। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स, कई के क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जंगल भी साफ कर दिए गए, है ना। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज़, और कई क्षेत्रों में अगर पहाड़ी इलाका था या तो उनको भी जो है लेवल कर दिया गया, मतलब समतल कर दिया गया खेती करने के लिए, ठीक है। इन द डेल्टा रीजन, डेल्टा क्षेत्रों में जैसे कावेरी का डेल्टा है और अन्य डेल्टा है। डेल्टा को बोलते हैं जब नदी से दो जलधारा निकलती है ना, यानी नदी का जो रास्ता है जब दो रास्तों में बंट जाता है तो दोनों रास्तों के बीच का जो क्षेत्र है उस जमीन को डेल्टा कहा जाता है। तो जब भी नदी का धारा अगर दो रास्तों में बंटता है तो बीच में ज़मीन का टुकड़ा रहेगा, वो डेल्टा कहलाएगा। तो इन द डेल्टा रीजन एम्बार्कमेंट्स हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनाल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो डेल्टा रीजन में जैसे पहले हम लोगों ने कहा सुना कि जैसे ही नदी में थोड़ा सा पानी बढ़ता था तो वो पूरा डेल्टा क्षेत्र में जो है पानी बाढ़ आ जाती थी। तो अगर उस डेल्टा क्षेत्र में आपको अगर कृषि करनी है, खेती करनी है, तो वो जो बाढ़ आती थी उसको रोकना पड़ेगा, और जितना जितना ज़रूरत है उतना ही पानी आने देने के लिए देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता था, एम्बार्कमेंट्स किया जाता था, हैड टू बी बिल्ट, एम्बार्कमेंट्स हैड टू बी बिल्ट। एम्बार्कमेंट मतलब वह मेड़ बनाना, एम्बार्कमेंट मतलब ज़मीन को उभार कर खड़ा करना, उसको एम्बार्कमेंट बोलते हैं। ब्रिज नहीं, ज़मीन के मट्टी को उठा देना, खोद कर उठा कर खड़ा कर देना, थोड़ा ऊंचा कर देना। तो हम अगर जैसे हम लोग अभी हम लोग खेतों के चारों ओर मेड़ रहती है ना, तो उसी को एम्बार्कमेंट बोलते हैं। तो हमारे खेतों में मेड़ जितना पानी चाहिए उसके हिसाब से हम लोग ऊंचा करते हैं। लेकिन अगर नदी के पानी को रोकना है तो उस एम्बार्कमेंट को थोड़ा सा ज़्यादा ही ऊंचा करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा किया जाता था टू प्रिवेंट फ्लडिंग, फ्लडिंग को रोकने के लिए, ठीक है, बाढ़ को रोकने के लिए। एंड कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी, और कैनाल्स जो है और उसमें क्या किया गया, नहरें भी बनाई गई, कैरी वाटर टू द फील्ड्स, ताकि खेतों में पानी ले जाया जा सके ज़रूरत के मुताबिक, है ना। नहर इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वेर ग्रोन इन अ ईयर, अधिकतर क्षेत्रों में साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। उपजाऊ ज़मीन था इसलिए 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, है ना। धान एक तो धान हो गया, और दूसरा जो इसी तरह का स्थिति रहता होगा तो उस दूसरी कोई फसल, है ना, वो उगाई जाती थी। इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, तो कई बार ऐसा होता था कि हमेशा नदी का पानी हमेशा ही बाढ़ बनकर बाहर नहीं निकलता था। नदी में अक्सर पानी प्रायः साल भर में जब बरसात का दिन होता था उसी समय ऐसा होता था, बाकी समय में तो पानी कम रहता था। तो क्या होता था कि नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, जो फसल होते थे उनको कृत्रिम रूप से पानी की आवश्यकता या सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी, यानी बाहर से सिंचाई के लिए पानी देना पड़ता था। ए वैरायटी ऑफ मेथड्स वेर यूज्ड फॉर इरिगेशन, तो सिंचाई के लिए कई प्रकार के तरीके अपनाए जाते थे। इन सम एरियाज वेल्स वेर डग, कई क्षेत्रों में बड़े बड़े कुएं खोदे जाते थे। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वेर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, कई क्षेत्रों में बड़े बड़े तालाब जैसे खुदवाए जाते थे, है ना। कुंड, जिसको टैंक बोल रहे हैं उसको बोलेंगे तो हम लोग कुंड कहेंगे उसको, कुंड, है ना। कई बड़े बड़े कुंड बनाए जाते थे ताकि उसमें वर्षा जल का संग्रह किया जा सके। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, तो इसको याद रखना ज़रूरी है कि जो
कृषि है या सिंचाई है, वो उसे अच्छी तरह से काम करने के लिए सिंचाई व्यवस्था, उसके लिए योजना बनानी पड़ती है और उससे सुव्यवस्थित रखना पड़ता है, व्यवस्था उसकी अच्छी ढंग से करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे आपको एक फिगर, यहाँ पे फिगर 5 में आप देख सकते हैं, ये सिंचाई का एक बहुत बड़ा कुंड था जिससे सिंचाई की जाती थी, है ना। ये 9th सेंचुरी स्लुस गेट इन तमिलनाडु, है ना। सिंचाई द्वार जो है एक 9वीं शताब्दी का है। इट रेगुलेटेड द आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ए टैंक इनटू द चैनल्स, और इस दरवाजे से होकर के जल का प्रवाह जो है दूसरे कैनाल्स में, नहरों में, उसको रेगुलेट किया जाता था, मतलब व्यवस्थित किया जाता था, है ना। ये जो तीन आपको गेट नज़र आ रहे हैं, तो इसको अलग अलग समय पे खोला जाता होगा। चलिए, तो पहला गेट जैसे है, अब यहाँ इसमें हम लोगों को कितना गेट नज़र आ रहा है, 1 2 3 गेट नज़र आ रहा है। तो काफ़ी जब जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती होगी तो ऊपर वाला गेट खोला जाता होगा, उससे घटने के बाद दूसरा गेट खोला जाता होगा। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के गेट लगाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब है कि तो लेबर एंड रिसोर्सेज, तो सिंचाई व्यवस्था के लिए जो है योजना बनानी पड़ती थी और सुव्यवस्थित ढंग से इसे करना पड़ता था। परिश्रम और स्रोतों का जो है काफ़ी अच्छे ढंग से उपयोग करना पड़ता था। मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर्ड, और इन्हें संभालने के लिए मैंने अच्छी तरह से सुव्यवस्थित ढंग से सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती थी। उसमें कितना श्रम लगेगा, कौन कौन से स्रोत लगेंगे, इसका भी ध्यान रखा जाता था। और इस जल का जो जल हम लोग जल को जिसको रोकेंगे या बांधेंगे, उस जल को कहाँ कहाँ शेयर किया जाएगा, यानी किस किस जगह में उसकी आवश्यकता होगी, इसका भी ध्यान रखा जाता था। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स, नए जो रूलर्स होते थे वो अधिकतर एज वेल एज पीपुल लिविंग इन द विलेजेस, और जो गाँव के ग्रामीण लोग थे, टूक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़, यानी उस समय के जो राजा थे वो, और यहाँ तक कि गांव के लोग भी सिंचाई व्यवस्था पर काफ़ी ध्यान दिया करते थे, है ना। क्योंकि वो कृषि आधारित उस समय की व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। उस समय इस तरह के कल कारखाने नहीं थे, है ना। तो इस प्रकार से हाउ, अगला है द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब इस साम्राज्य का, यानी चोल साम्राज्य का जो प्रशासन है वो कैसे चलता था। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ जो चोल शासन का जो प्रशासन है वो कैसे व्यवस्थित था। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स, किसान कैसे रहते थे, नोन एज, तो सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स कहा जाता है कि जो किसानों के जो समूह थे उनको नोन एज उर, है ना, उनको क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था। तो आप अगर पहले एक शहर का नाम हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, और जहाँ से ये चोल जो है ये हुए थे, माने उत्पन्न हुए थे, उसका क्या नाम था, उरयूर। तो उसको अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो रहा है, उरई जोड़ उर हो रहा है ना। हाँ, तो उसका क्या मीनिंग निकलता होगा, जरा दिमाग लगा के बताइए। उर मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, वो बहुत बड़ा स्थान होगा इसीलिए उसका नाम था उरयूर, ठीक है। चलिए, बिकेम प्रॉस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। तो जो किसान थे, उर जो थे, किसानों के जो समूह थे, वो काफ़ी प्रॉस्पेरस हो गए थे, काफ़ी उन्नत हो गए थे विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। ये जो सिंचाई वाली जो कृषि व्यवस्था है उसको अपनाने के कारण ये काफ़ी धनी और संपन्न हो गए थे। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू, और ऐसे ही गाँव के और उर के जो बड़े बड़े समूह हैं
उनको एक साथ मिला करके कहा जाता है नाडु, है ना। इसीलिए अभी का नाम जो आप जान रहे हैं जो तमिलनाडु, है ना। तो ये नाडु शब्द का अर्थ आप समझ गए कि नाडु का क्या अर्थ होना चाहिए, है ना। यानी बड़े माने कई उर को मिला करके जो बने क्षेत्र उसको क्या कहा जाएगा, नाडु। और उर किसको कहा जाएगा न, कई कृषि क्षेत्रों को मिलाकर, यानी कई कृषकों के समूह को मिलाकर जो क्षेत्र बनेगा उसको हम कहेंगे उर। तो यानी उर एक छोटा, जैसे आज के ज़माने की अगर व्यवस्था से तुलना किया जाए तो हम कहेंगे कि जिला जो है उसको हम लोग उर बोल सकते हैं, है ना। और कई जिलों से मिलकर के एक राज्य बनता है तो उस राज्य को हम लोग नाडु को बोल सकते हैं, है ना। इसीलिए तो तमिलनाडु राज्य को तमिलनाडु कहा जा रहा है, यानी तमिल नाडु मतलब राज्य, ठीक है। तो द विलेज काउंसिल एंड द नाडु परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो जो विलेज काउंसिल हुआ करता था और जो नाडु बनता था, वो नाडु कई प्रकार के प्रशासनिक क्रियाकलाप जो है वो किया करते थे, इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। उसमें से क्या क्या शामिल थे उन कार्यों में से, एक तो थे कि न्याय, सबको न्याय दिलाना, है ना, सबको न्याय दिलाना, डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, और टैक्स भी कलेक्ट करना, ये भी उनका काम था। रिच पीजेंट्स एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडु। जो धनी किसान होते थे वो नाडु के अंतर्गत, मैंने उस क्षेत्र के अंतर्गत उनका व्यापक नियंत्रण था, है ना। उस नाडु के अंतर्गत कुछ भी घटनाएं घटती थी तो उनमें उनका भी दखलंदाजी रहता था, है ना। अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोल गवर्नमेंट, है ना। और ये जो प्रशासन वहाँ चलता था किसके अंतर्गत चलता था, जो चोल साम्राज्य का जो शासन चलता था उस साम्राज्य को चलाने में जो नाडु के धनी किसान होते थे उनका भी काफ़ी योगदान रहता था, यानी उनकी भी दखलंदाजी रहती थी। चोल साम्राज्य का तो शासन रहता ही था, अब उसमें भी चोल साम्राज्य के जो अधिकारी रहते थे वो धनी किसानों से कुछ भी काम अगर करना रहता था तो धनी किसानों के विचार भी जरूर लिया करते थे। ऐसा नहीं कि चोल साम्राज्य या चोल महाराज ने कहा है इसको लागू करो तो आंख मूंद कर लागू कर दिया, ऐसा नहीं। वो लोग धनी जो बड़े बड़े किसान होते थे उनके साथ एक मीटिंग बुलाते थे और फिर पूछते थे कि ऐसा ऐसा करना है, क्या आप लोग सभी सहमत हैं। तो सभी बड़े बड़े किसान जब सहमत होते थे तभी उस नियम को लागू किया जाता था। द चोल किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक मूवेंदवेलन, है ना। और चोल राजाओं ने इस प्रकार के जो धनी किसान, जो बड़े बड़े जमींदार टाइप के जो किसान थे उनको उन्होंने एक उपाधि भी दे रखी थी, है ना। जैसे मूवेंदवेलन, है ना, मूवेंदवेलन कहा जाता था। एक क्या होता था इसका मतलब, तो ए वेलन और पीजेंट, यानी वेलन का मतलब पीजेंट किसान होता है ना। साउथ की भाषा में, तमिल भाषा में वेलन का मतलब किसान, ठीक है ना। और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स। तो मूवेंदवेलन एक उपाधि दी जाती थी जिसका अर्थ होता था कि इस खानदान के किसान जो थे वो उन्होंने 3 राजाओं को, 3 पीढ़ियों को अपनी सेवाएं दी हैं। सेवाएं मतलब जैसे मान लो कि आपने राजेंद्र चोल को दिया, तो राजेंद्र चोल के समय में भी जो भी ये किसान सब जो है उत्पादन करके और फसल देते थे टैक्स के रूप में, और फिर उसके पिता राजराज जो थे उनको भी दिया था, और राजराज के पहले जो थे उनको भी दिया था। तो 3 पीढ़ियों से, हाँ, तो कम से कम 3 पीढ़ियों से अगर 3 राजाओं को इन्होंने सहयोग दिया था तो उसको मूवेंदवेलन कहा जाता था। अरैयर कहा जाता था किसको, चीफ को, मतलब मुखिया को, है ना, अरैयर। तो इनको जो है मुखिया को अरैयर कहा जाता था। तो इस तरह की उपाधियां जो दी जाती थी, एटसेट्रा, एज मार्कर्स ऑफ रेस्पेक्ट, यानी ये सम्मान बढ़ाने के लिए या सम्मान के लिए इस तरह की उपाधियां किसानों को
दी जाती थी चोल साम्राज्य के द्वारा, एंड इंट्रस्टेड देम विथ इम्पोर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। और केंद्र पर उनको जो है काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यालयों में जो है उनकी दखल थी, है ना। यानी केंद्र में, यानी चोल राजाओं की जो राजधानी थी, वहाँ पर जो ये होते थे ऑफिस कार्यालय हुआ करते थे साम्राज्य के, तो वहाँ पर भी उनकी जो है उन पर काफ़ी भरोसा किया जाता था और उनके बात को वहाँ पर भी सुना जाता था और उनको दखलंदाजी उनको दिया जाता था करने के लिए। यानी उनका प्रभाव जो है केंद्र जो राजधानी क्षेत्र होता था वहाँ के कार्यालयों में भी इन बड़े बड़े किसानों का जो है प्रभाव काफ़ी रहता था। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। यहाँ पे आप उसको ये कर दीजिए, हाँ, अंडरलाइन करके रख दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें, फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।